वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट चल रही है मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने पहले से ही डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है कि नहीं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अच्छा, बाइपोलर, बाई का मीन्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ हाँ, बाई का मतलब होता है दो। तो बाई का मतलब टू, ठीक है, दो। पोलर का मीन्स कोई मुझे बताएगा? पोलर का मीन्स होता है पोल। पढ़े हैं आपने? उसमें पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, पोल ध्रुव जिनको बोलते हैं, है ना, हिंदी में। ओके। या फिर आपने देखा होगा, आप बैडमिंटन खेलते हो या कोई भी ऐसा गेम खेलते हो, तो उसमें देखा है एक पोल हम इस साइड राइट साइड लेते हैं, एक लेफ्ट साइड। पोल बाई पोलर। जैसे कि अगर मैं और इसको क्लियर करूं और डिफाइन करूं तो बाई पोलर का मीन्स है, मान लीजिए एक पोल हमने ये लगा दिया है और एक पोल ये लगा दिया है, ठीक है। कितने पोल हो गए ये? दो पोल हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे ये बताओ, ये एक दूसरे के अगेंस्ट अगेंस्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? हेलो। ओके। पोल का मीन्स होता है दो कंडीशन या दो अवस्थाएं, ठीक है। टू कंडीशंस विच कैन बी अराइज इन अपोजिट मैनर, जो कि अराइज होंगी और उनके जो मैनर रहेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, उल्टे रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, एकदम बहुत एक्टिव हो, और पता चला शाम होते होते आप एकदम डिप्रेसिव हो गए, आप एकदम डिप्रेशन में चले गए। और जो आप मॉर्निंग में इतने खुश थे, एनर्जेटिक थे, शाम को जाके आप एकदम दुखी हो गए, एकदम थके थके लिथार्जिक हो गए, आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स दो अवस्थाएं जो आपको विपरीत समय में आपके अंदर आ रही हैं। समझ में आया? ओके। आगे देखिए और हम पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेंटल डिसऑर्डर है एक, bipolar disorder related disorder. People suffering from bipolar and related disorders complain of sudden mood swings ranging from period of intense happiness and impulsiveness to extreme sadness and feeling of hopelessness. मीन्स कोई व्यक्ति तुरंत एकदम बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, एकदम एनर्जेटिक है, काम पे चल रहा है, और तुरंत आप उससे मिले, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप मिले, तो पता चला वो एकदम डिप्रेशन में चला गया, शांत हो गया, ये एकदम शांति से बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ खा नहीं रहा है, और होपलेस है। अब तो वो एकदम लेथार्जिक थका हुआ लग रहा है। तो ये क्या है, उस व्यक्ति के अंदर अराइज होने वाली दो कंडीशन है, एक मैनिया की, एक डिप्रेसिव कंडीशन। जब मैनिया और डिप्रेसिव कंडीशन एक साथ अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, एंड द अदर नेम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज डिप्रेसिव मैनियक डिसऑर्डर। ओके, इतना क्लियर हुआ? मैनिया का मीन्स होता है हाइपर पेशेंट होना, एनर्जेटिक होना, ठीक है। हर काम को जल्दी करना, एनर्जी के साथ करना, खुश रहना, मैनिया के एकदम। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट आ गए, या आपने टॉप कर लिया, या आप मान लीजिए आप ऐसे स्टडी कर रहे हो, आप एकदम आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप एकदम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हो कि नहीं, एकदम जोश आ जाता है कि हमने अब तो जंग जीत ली, होता है कि नहीं। उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए, आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आप फेल हो गए, आपकी जॉब नहीं लगी, आपने कुछ नहीं कर पाया, आप फेल हो गए, तो आज के बाद आप कैसे हो जाओगे? डिप्रेशन में चले जाओगे, उसी बात को सोचते सोचते होपलेसनेस हो जाओगे, एकदम लिथार्जिक हो जाओगे कि नहीं। दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक। आगे देखिए। अब वो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, the disorders in which sudden mood swings ranging from period of intense happiness and impulsiveness to extreme sadness and feeling of hopelessness is called,
उस डिसऑर्डर का नाम बताइए जिस डिसऑर्डर के अंदर जो मूड तुरंत स्विंग्स हो जाता है, मींस हैप्पी टू सैडनेस की तरफ चला जाता है। अगर एक पल में जो पेशेंट एकदम खुश है बहुत ज्यादा, और दूसरे ही पल कुछ समय बाद वो आपको एकदम दुखी मिलेगा। जो कुछ समय पहले एनर्जेटिक था, अच्छा था, कॉन्फिडेंट था, अब वो दूसरे ही पल जाके होपलेसनेस और एकदम लेथार्जिक रहेगा। तो इस प्रकार के मूड की चेंज, जो मूड की जो रेंज है वो हैप्पी टू सैडनेस की तरफ जो चेंज हो जाती है, इस प्रकार के डिसऑर्डर को कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं? ऑप्शन सुनना। ऑप्शन ए बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिप्रेसिव मैनियक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और कोई बताएगा? बोथ होगा, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही अभी बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशन किसी व्यक्ति के अंदर अराइज होती हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। सुबह खुश, शाम को दुखी। समझ में आ गया? तो बोथ आंसर होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर दोनों एक ही नाम है, दोनों को इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। Behavioral change. Behavioral changes like fatigue or loss of energy, sudden significant weight changes, complaining about pain, or suicidal thoughts or plans may also be associated. A family history is a strong risk factor for this condition. और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या रहता है कि मूड का चेंज हो जाना, जिसमें बिहेवियर चेंज हो सकता है, फटीग हो सकता है, थका थका रह सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एकदम खत्म हो जाना, ऐसा लगेगा उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची है। इसके अलावा उसके अंदर क्या रहेगा, वेट चेंज होने की संभावना रहती है, पेन की कंप्लेन रहती है, पेन हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि डिप्रेसिव मैनर जो है, डिप्रेसिव कंडीशंस है, डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस इसमें किसके रहते हैं, सॉरी किसके रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के। ओके, और इसके लिए सबसे, अब फैमिली हिस्ट्री जो रहती है किसी भी पर्सन की, वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होती है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को इसमें कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा नाम बताइए मुझे। मेनिया डिसऑर्डर। हाँ, मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, मेनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशन एक साथ मिलती है, तब बोलते हैं बाइपोलर। बाई का मीन्स दो कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं डिसरप्टिव इम्पल्स, डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, पीपल सफरिंग फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स यूजुअली हैव प्रॉब्लम विथ control on their emotions or behavior that might put them into a conflicting position with others in the family, school and neighbor। इसमें क्या होता है, इसमें जो पीपल, जो पर्सन्स होते हैं, इस डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, वो उनको प्रॉब्लम्स रहती है किसी, उनको कंट्रोल करने में, उनको खुद वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खुद के इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, है ना, और इस बिहेवियर के कारण, अपने इमोशंस के कारण उनके अंदर क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की पोजीशन क्रिएट हो जाती है। व्हाट्स द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स? कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स क्या रहता है? दुविधा या कंफ्यूजन। ठीक है, आपने साइकेट्रिक अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स चार प्रकार के होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा तो, है ना, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट,
avoidance conflict, approach avoidance conflict and approach avoidance conflict. ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का मीन्स होता है कि आपके अंदर दुविधा पैदा हो जाना किसी काम को लेकर, किसी कंडीशन को लेकर। जैसे कि एग्जांपल, एक ही समय में एक ही टाइम पर आपके पास कोई 2 काम आ जाए या आपको कोई 2 काम दे दिए जाएं, अब आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा काम आपको प्रायोरिटी के साथ पहले करना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 10 तारीख को आपके एक फ्रेंड है, जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसकी क्या है, उसका बर्थडे है। क्या है उसका? बर्थडे है। ओके, 10 तारीख का। आपका एक बचपन का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हमेशा वो आपके हर चीज में, हर प्रोग्राम में आपके साथ रहा है, और उसका 10 तारीख का बर्थडे है, और उसने 10 तारीख का आपको इनविटेशन दिया है कि आपको शाम को 7 बजे उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ पार्टी है, बर्थडे पार्टी। इधर एक और आपका फ्रेंड है, उसका क्या हो गया है, उसकी मैरिज है। उसका क्या है? मैरिज है, शादी उसी टाइम की, 10 तारीख की। ठीक, शाम की है, उसने अभी आपको इनविटेशन दिया है कि आपको उसकी शादी में जरूर आना है। शाम को 7 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है, 7 बजे आपको वहां पहुंचना है 10 तारीख को। अब क्या हो गया, दोनों ही फ्रेंड आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही ल, मतलब खास है, उन दोनों से ही आप बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत खास फ्रेंड है, और आपको अब डिसाइड करना है कि आपको उसी टाइम पर 10 तारीख को शाम को 7 बजे आपका जो वो एक फ्रेंड है जिसका बर्थडे पार्टी है, और वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी दे रहा है, तो वहां जाना है आपको, या फिर उसी टाइम पर आपके साले की या आपके किसी रिश्तेदार की शादी है, वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके साथ हर टाइम पे आपके साथ रहे हैं। तो अब आप वहां भी 7 बजे जाना है 10 तारीख को, तो आपको वहां जाना है। अब यहाँ पर जो कंडीशन अराइज हो गई है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आप दुविधा में पड़ गए हो कि आपको कहां जाना चाहिए, कौन सी जगह सही है। समझ में आया? हेलो? हेलो? मीन्स दुविधा की कंडीशन हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाना किसी व्यक्ति के खुद के ही इमोशंस, खुद के बिहेवियर में, दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव या इंपल्सिव कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ओके, ठीक। अब आगे देखिए क्या है। Oppositional defense disorder and conduct disorder are the most common disorders in children in the category। और अपोजिट डिफेंड डिसऑर्डर्स और कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो होता है मोस्टली छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में ये पाया जाता है। ठीक, अब देखिए अपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर जिसको हमने अभी बात की थी, ओडीडी इसको बोलते हैं, ओडीडी, अपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर। ये क्या है? चिल्ड्रन विथ ओडीडी आर यूजुअली दोज हु हैव हैड अ हार्श, इनकॉन्सिस्टेंट और निग्लेक्टेड चाइल्डहुड। ऐसे बच्चे जो क्या है, हरास किए गए हैं, निग्लेक्टेड किए गए हैं, मींस उन ऐसे बच्चे जिनका हरासमेंट हुआ है, निग्लेक्ट किए गए हैं, फैमिली वालों ने या फैमिली उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, उनको एकदम निग्लेक्ट किया है। तो बॉयज आर मोर कॉमनली अफेक्टेड एंड यूजुअली प्रेजेंट विथ एक्सेसिव एंगर, इरिटेबिलिटी, आर्ग्यूमेंटेटिव, डिफेंड बिहेवियर और विंडिक्टिवनेस। और ऐसे बच्चे, ऐसे जो रहते हैं, इसका परसेंटेज जो रहता है वो बॉयज में ज्यादा रहता है कंपेयर टू द फीमेल्स या गर्ल्स। ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या दिखने लगता है फिर, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको निग्लेक्ट किया गया है, हरास किया गया है, तो उनको क्या है, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एंगरनेस रहती है उनके अंदर, एक्सेसिव एंगर रहता है, इरिटेबिलिटी रहेगी, आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिफेंसिव बिहेवियर पाया जाएगा। ये सारे उन बच्चों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्या रहता है, द चाइल्ड में ऑफन लूज दियर टेम्पर। और ऐसे बच्चे होते हैं वो अपना टेम्पर जल्दी से लूज हो जाता है, जल्दी ही उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है, और वो एकदम एक्सेसिव एंगर आता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें। फ्रिक्वेंटली पिक अप फाइट्स एंड बी resentful and may easily get annoyed।
और वो तुरंत ही एकदम हाथापाई पे और लड़ने पर उतर आते हैं और तुरंत ही वो गुस्सा हो जाते हैं। These children may often refuse to comply with rules and become argumentative। और ये ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, किसको, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, है ना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और तुरंत ही हर चीज को रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। एंड दे मे ऑल्सो deliberately annoy others और blame others for their mistakes and misbehave। और वो हमेशा क्या करते हैं, तुरंत ही जल्दी गुस्से हो जाएंगे और दूसरे लोग हैं, जो अदर्स लोग हैं उसके, जिनके साथ उसने फाइट किया, गुस्सा किया, उस पर वो सारा ब्लेम रख देंगे कि इसने मुझसे गलत बोला था, इसी ने मेरे साथ लड़ाई शुरू की थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं इससे लड़ गया या इससे फाइट किया है और मिसबिहेव किया है। मैं सारा ब्लेम वो दूसरे पर्सन के या दूसरे व्यक्ति के ऊपर रख देते हैं। These symptoms must be evident for at least 6 months and observed when interacting with at least one individual who is not sibling। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको हमें एविडेंट, इनको देखना होता है, ऑब्जर्व होता है, कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ऐसे देखना होता है कि इन ऐसे कोई भी सिम्टम्स उसके अंदर तो नहीं दिख रहे हैं। एंड ऑब्जर्व व्हेन इंटरैक्टिंग विथ एट लीस्ट वन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिबलिंग। और वो किस, ऐसे कौन सा बच्चा है, कौन सा फ्रेंड है जिसके साथ वो थोड़ा सा क्या है, फ्रेंडली है, इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक, लेकिन वो उसका भाई या बहन नहीं है, खास भाई बहन के अलावा वो ऐसा किसके साथ है जो ज्यादा फ्रेंडली है। इस चीज को हमें अभी देखना होता है, ठीक है। दैट इसको ही बोलते हैं अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चे को नेग्लेक्ट या हरास किया हुआ बच्चा रहता है, उसमें ये डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, बॉयज में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू द फीमेल्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सीडी, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो देखिए कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सीडी, सीडी मीन्स कंडक्ट डिसऑर्डर, हैज वायलेंट बिहेवियर टू द एक्सटेंट दैट इट माइट डिसरप्ट द सोशल नॉर्म्स ऑफ फॉर हिज दस अफेक्टिंग द चाइल्ड और फैमिली डेली लाइफ। और ऐसा जो बच्चा होता है जिसमें कंडक्टिव बिहेवियर जो पाया जाता है, इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, वायलेंट बिहेवियर होगा, वायलेंस, लड़ाई झगड़े वाला, तोड़ फोड़ करने वाला बच्चे का नेचर होगा। तुरंत ही उसे गुस्सा आ गया, लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, चीजों को तोड़ देना, ये चीजें उसके अंदर पाई जाती है। उसका बिहेवियर कैसा रहता है, कैसा रहेगा, वायलेंट बिहेवियर रहता है, ठीक। आगे देखिए, द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ कंडक्टिव, और प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो कंडक्टिव डिसऑर्डर्स में देखने को हमें मिलते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूड एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा, एंगर, वो भी किसके प्रति, किसी भी पीपल, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के प्रति, कोई भी वस्तु के प्रति, किसी भी एनिमल्स के लिए उसका गुस्सा जो एग्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे जानवर में जानवर को मारना, पीटना, भाई किसी भी पर्सन या व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना, उसको मारपीट करना, किसी भी वस्तु को तोड़ना मरोड़ना, ये चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी, किसके, बच्चे के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, द चाइल्ड वी ऑफन लूज देयर टेम्पर फ्रिक्वेंटली, ये तो हो गया आर्गुमेंटेटिव। एंड आगे देखिए, दे मे ऑल्सो डिलिबरेटली, सॉरी, हाँ, हार्म एंड aggression to people and animals, for example bullying or causing physical harm, destruction of property, for example fire setting, deceitfulness and theft, for example breaking and entering। और क्या करना, घर में वस्तुओं को तोड़ना, लड़ाई झगड़े करना, ठीक है, गुस्सा आना, एनिमल्स के साथ मारपीट करना, जो है पेट एनिमल्स है कोई भी उसके साथ, साथ में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करना, तोड़ फोड़ करना प्रॉपर्टी का, है ना, ये सारी चीजें उस बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। एंड सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, है ना, और क्या करना, जो एकदम सीरियस वायलेंस करना, ठीक। Symptoms must be present for 12 months and fall into one of three subtypes। और ये symptoms जो present होते हैं वो कब से देखने लगते हैं, 12 months, ठीक है। Symptoms must be present for 12 months, और ऐसे symptoms कम से कम हम जब उसे ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो देखते हैं कि ये सिम्टम्स उसके अंदर कब से पाए जा रहे हैं, है ना।
कितने महीने हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की कम से कम 12 महीने, है ना? 1 साल से तो ऐसा नहीं चल रहा। One of these 3 setups depending on the age at onset, childhood, adolescent and unspecified। और ये भी देखते हैं कि उसके अंदर अगर ये चीजें पाई जा रही हैं, कम से कम 12 महीने हो गए, 1 साल हो गई जब से उसका बिहेवियर ऐसी प्रकार का है, तो फिर हम देखेंगे कि उसकी एज कौन सी है। चाइल्ड चाइल्डहुड एज है, एडोलेसेंट एज है, या फिर ओल्ड एज है, एडल्ट एज है, तो किस प्रकार की एज है जिसमें उसके अंदर कंडक्टिव डिसऑर्डर्स या कंडक्टिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इट इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। और ये जो मोनली अब आपसे वो पूछेगा कि कंडक्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो किस एज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन एडोलेसेंट एज, ऑप्शन बी एडल्टहुड एज, ऑप्शन सी ओल्ड एज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एडोलेसेंट एज या फिर चिल्ड्रंस, ठीक है, जिनमें ये पाया जाता है कंडक्टिव डिसऑर्डर सबसे ज्यादा। with increase seen as age advance from childhood to adolescent with male affected more than females। और जैसे ही हम देखते हैं कि इनकी एज जो चाइल्डहुड से एडोलसेंट एज में जो जा रहे हैं, उनमें से जो मेल्स होते हैं उनमें कंडक्टिव डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है, मोर अफेक्टिव मोर देन फीमेल्स। फीमेल्स की अपेक्षा जो मेल्स हैं उनमें जो कंडक्टिव डिसऑर्डर्स है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, द चाइल्ड हैविंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड बिलो एवरेज इंटेलिजेंस इन इन्फेंसी। जो चिल्ड्रंस है उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स और जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस की रेंज है वो कम किस में पाई जाती है, इन्फेंसी एज में अगर कम पाई जाती है तो हैव हायर प्रीडिस्पोजिशन फॉर सीडी। तो हम ये मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो अब एज एडल्ट एज और चिल्ड्रन एज में जाएगा तो उसके अंदर कंडक्टिव डिसऑर्डर्स है जो उसमें पाए जाने या प्रिवलेंस रेट है कंडक्टिव डिसऑर्डर का वो उसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, हरास और इनकॉन्सिस्टेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस एंड और चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, पेरेंटल क्रिमिनलिटी, फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ केयर गिवर्स, लार्ज फैमिली साइज, फेमिलियर psychopathology and early institutional living are the risk factors that may contribute to developing the disorder। और ये disorders जो conductive disorder वो कब पैदा होता है, कब अराइज होता है, जब वो जो पीपल है, जो बच्चा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या हुआ हो उसको माल ट्रीटमेंट मिला हो। माल ट्रीटमेंट मीन्स बच्चे को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया हो, है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको हरासमेंट हुआ हो, उसको क्या किया गया, हरासमेंट किया गया हो, उसको नेग्लेक्ट किया गया हो, है ना। प्रीनेटल पेरीनेटल क्रिमिनलिटी, घर में फैमिली है पहले से कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनलिटी टाइप में कोई ऐसा पर्सन है जो पाया जाता है या पाया गया है। फ्रिक्वेंट चेंज इन केयर गिवर्स, और उसको अच्छे से केयर नहीं देना, केयर गिवर से उसको चेंज करते रहना, अच्छे से ध्यान नहीं देना उस पर, ठीक। फैमिली का लार्ज साइज होना, बड़ा फैमिली होने के कारण उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाना, या फिर 2 से ज्यादा बच्चे होने पर छोटा बच्चा है उसको ज्यादा प्यार करना, पेरेंट्स के द्वारा उस पर ज्यादा ध्यान देना, और जो बड़ा है उसको एकदम नेग्लेक्ट करना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। फैमिलियल साइकोपैथोलॉजी, फैमिली में पहले किसी को इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं रही, कोई किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं रहा है, तो फैमिली साइकोपैथोलॉजी तो नहीं है। इन सबको क्या करना होता है, ये सारी चीजें देखनी होती है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, सीडी कॉज करते हैं। सीडी मीन्स कंडक्टिव डिसऑर्डर्स, ओके। आगे देखिए, the community risk factors include neighborhood exposure to violence, peer rejection, and association with a delinquent, peer groups, family history of CD or any other behavior disorder like ADHD, juvenile substance abuse disorders increase the risk। और क्या करना, सोसाइटी में सोसाइटी में एक्सपोजर टू वायलेंस, सोसाइटी ऐसी सोसाइटी में जहाँ वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके जो ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, उनके द्वारा उसका रिजेक्शन कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये सारी चीजें कंडक्टिव डिसऑर्डर को अराइज
करती हैं, ठीक है। और इसके साथ में ही जो कंडक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ में कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी पाए जा सकते हैं, जैसे एडीएचडी, ठीक है, इस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ये क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं कंडक्टिव डिसऑर्डर्स को। ओके, अब देखिए यूजुअली कंडक्टिव को एग्जिस्ट विद अदर डिसऑर्डर्स, जो कंडक्टिव डिसऑर्डर उसके साथ में और भी जो डिसऑर्डर्स हैं वो पाए जा सकते हैं, जैसे कि क्या क्या पाया जा सकता है, एडीएचडी पाया जा सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं, एंड डिप्रेशन भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, ओसीडी की हम बात करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। तो देखिए क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी हैव अनवांटेड थॉट्स, urge or images that persistent and intrude in daily living, obsession or behaviors that he repeats ritualistically in order to control obsessions compulsion। मीन्स अब हम यहाँ पहले दो वर्डों का मतलब समझते हैं, जो दो वर्ड है ओसीडी में, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन का मीन्स है जिसका मतलब होता है सनक, क्या बोल सकते हैं हम ऑब्सेशन को, क्या बोलते हैं, सनक। किसी भी काम की, किसी भी थॉट की क्या होना, सनक होना। जैसे आपने देखा होगा बहुत से खिलाड़ी होते हैं जिनको क्या रहते हैं, कुछ थॉट्स या कोई ऐसी रिपीटेड एक्टिविटी करना जो उनकी हैबिट में आ गई है, उन्हें खुद ही नहीं पता रहता, लेकिन वो उनकी वो हैबिट है, वो उनको ऑटोमेटिक होती है या करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन या सनक होना किसी भी काम की, किसी भी थॉट की, ठीक है। तो देखिए, और कंपल्सन का मीन्स होता है बार बार रिपीटेशन, कंपल्सिव का मीन्स होता है, कंपल्सन का मीन्स होता है रिपीटेशन, क्या होता है, रिपीट करना, ठीक। तो देखिए क्या होगा यहाँ, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ओसीडी हैव अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड जो थॉट्स हैं वो, इसके अलावा अर्ज या फिर इमेज, जिसको क्या करता है, परसिस्टेंट, उस व्यक्ति और जो पर्सन है वो उन्हें सोचता रहता है, उनको फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड डेली लिविंग लाइफ में, डेली लाइफ में, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्सेशन। अब कंपल्सन क्या है, मीन्स द बिहेवियर दैट ही रिपीट्स रिचुअली ऑर्डर टू कंट्रोल ऑब्सेशन, और क्या करता है, उसका बिहेवियर जो उन उन एक्टिविटीज को, उन थॉट्स को, उन इमेजेस को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है उसकी डेली लाइफ में, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। के बाद कंपल्सेशन, जिसे बोलते हैं कंपल्सेशन करना, ठीक है, बार बार रिपीट करना, ठीक। आगे देखिए, ऑब्सेशन में इंक्लूड परसिस्टेंट थॉट, जैसे कि ऑब्सेशन का कोई भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल देखें, डर्टी हैंड, है ना, डर्टी हैंड मीन्स आपको ऑब्सेशन है कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं, है या फिर गंदे हैं। इमेज है कोई भी हॉरिफाइक कोई सीन है जो आपको याद आता है, तो वो भी एक ऑप्शन है, ऑब्सेशन है कि वो ऑब्सेसिव है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई अर्ज हो सकता है, जैसे खिड़की से कूदना, है ना, जंप करना खिड़की से, है ना, या फिर क्या करना, बार कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसी एक्टिविटी करना, वो, ठीक है। एंड आर परसीव्ड एज अनप्लीजेंट एंड इनवॉलेंट्री, और वो कैसा रहेगा, अनप्लीजेंट और इनवॉलेंट्री रहेगा, आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक्टिविटीज हो आएंगी और एक्टिविटी होती रहेंगी, ठीक है। X, the person thus compulsively puts efforts to prevent or reduce anxiety or distress that are clearly excessive or unrealistic। और ये क्या है, जो ये ऑब्सेसिव कंपल्सन है, ये आपके बिहेवियर में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि अब ये इनवॉलेंट्री कंडीशंस में चला गया है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ध्यान देकर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगी उसके रिगार्डिंग, ठीक। आप क्या है, एंजाइटी और डिस्ट्रेस होने लगेगा, ठीक।
दैट आर क्लियरली एक्सेसिबल और अनरियलिस्टिक, ठीक है। और क्या है, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एन ओसीडी सिम्टम्स इज अ पर्सन हु ऑब्सेसिवली फील्स हिज हैंड्स आर डर्टी एंड does रिपीटेडली वॉश हिज हैंड्स एक्सेसिवली टू क्लीन देम। जैसे कि मान लीजिए किसी को ऑब्सेशन है किस चीज का, कि उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, डर्टी हैं, तो बार बार अपने हाथों को साबुन से साफ करेगा, सैनिटाइजर से साफ करेगा और क्लीन करेगा। हर 2 मिनट 5 मिनट बाद उसको ये ऑब्सेशन है कि वो अपने हाथों को क्लीन करेगा, किसी भी चीज को टच नहीं करेगा, ना आप खुद को किसी से टच करने देगा, कि क्योंकि उसे लगेगा कि उसके हाथ गंदे हैं, ना वो खुद किसी को टच करेगा ना करने देगा किसी को। तो ये ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, बार बार अपनी हैंड वॉशिंग करेगा। दैट इज कॉल्ड ओसीडी। ऑब्सेशन है किस चीज का, और ऑब्सेशन के डर्टी हैंड है, और कंपल्सन क्या है कि बार बार हैंड वॉशिंग वो करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। OCD symptoms are time consuming and cause significant dysfunction in daily life। और ये क्या है, जो OCD का सिम्टम्स है, OCD जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग जो है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके साथ ही क्या है, वो इसका डिसफंक्शनिंग है, जो डेली लाइफ है उसको क्या करते हैं, डिसफंक्शन करती है, इंटरप्ट करती है। वो हर वक्त बस वही चीज सोचता रहता है, वही चीजें रिपीट करता रहता है, जिसके कारण वो क्या है, अपना उसकी जो डेली लाइफ है, जो नॉर्मल एक डेली लाइफ होती है, वो डिसफंक्शनल हो जाती है। मींस वो अच्छे से कैरी आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे देखिए। ओसीडी इंक्लूड द पर्संस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्शंस और बोथ। अब वो आपसे पूछेगा, ओसीडी जो डिजीज है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑब्सेशन, ऑप्शन बी कंपल्सन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी डिसरप्टिव बिहेवियर। बोथ, क्योंकि उसमें ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कोई भी एक लड़का है या कोई भी एक खिलाड़ी है, ठीक, उसको उसको आदत क्या है, वो अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां उनको चटकाने का काम करता है, उसको आदत है, हर वो 5-10 मिनट बाद अब उनको चटकाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो ओसीडी में आ जाएगा। नहीं तो आपने अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, अक्षय कुमार की नहीं, वो थी ये, एक मूवी आई थी, अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी वो। उसमें ये गाना था, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। किसी ने सुना है गाना? नहीं सुना तो देखना। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो एक एक वो होता है, पेशेंट होता है जिसको ओसीडी रहता है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ठीक है, तो उसको ओसीडी रहता है, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर्स उसके अंदर
पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। द डिसऑर्डर्स टेंड्स टू बिगिन यूजुअली इन चाइल्डहुड और एडolescent। और जो ओसीडी है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, वो किस एज में सबसे ज्यादा पाया जाता है? चाइल्डहुड और एडोलसेंट एज में। ठीक है, द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड चाइल्ड माल ट्रीटमेंट और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इवेंट्स एक्ट एज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर द डिसऑर्डर। और ये जो कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उनमें ओसीडी पाया जा सकता है, वो क्या है? फैमिली हिस्ट्री होना पॉजिटिव, किसी की पहले से फैमिली में किसी को ओसीडी होना, ठीक है, चाइल्ड माल ट्रीटमेंट एंड कोई ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इवेंट्स होना जिसके कारण उसके अंदर ये ओसीडी पाया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सीजोफ्रेनिया। ठीक है, देखिए सीजोफ्रेनिया में हम क्या देखते हैं। सीजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो क्या है सीजोफ्रेनिया? Schizophrenia is a disorder of brain in which the way a person thinks, often described as a thought disorder, and is characterized by a range of symptoms include। तो सीजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है जो किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर से। सीजोफ्रेनिया का पूरी डेफिनेशन है स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी। सीजोफ्रेनिया को क्या बोलते हैं हम? स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी का मीन्स है ब्रेक डाउन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या हो जाना? ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। उसमें किसी भी कोई भी प्रकार की पर्सनैलिटी नहीं रहती है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को आप समझ ही नहीं सकते कि उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटी को शो करते हैं। ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज कॉल्ड सीजोफ्रेनिया, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ माइंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब पहली पहली कंडीशन जो है वो ये है कि सीजोफ्रेनिया का अदर नेम, द अदर नेम ऑफ सीजोफ्रेनिया इज, सीजोफ्रेनिया का दूसरा नाम क्या है? क्या है? थॉट डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए और क्या क्या सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं। हमेशा याद रखना जो सीजोफ्रेनिया उसके अंदर डीएच सिम्टम देखने को जरूर मिलेगा। क्या आंसर? DH, D for delusion, H for hallucination। ओके, वो आपसे पूछ लेगा कि हेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन जो है सिम्टम्स या जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस डिजीज में देखने को मिलती हैं? कंडक्टिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया डिसऑर्डर्स जिसे बोलते हैं, या फिर सीजोफ्रेनिया या थॉट डिसऑर्डर्स, या फिर डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स। सीजोफ्रेनिया या फिर थॉट डिसऑर्डर्स के अंदर डीएच, डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सीजोफ्रेनिया में, क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट मिलता है हमें डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स क्या होता है वो आपसे पूछ सकता है। डेल्यूजन्स ऑफ फॉल्स और परसिस्टेंट beliefs that are not part of the individual's culture. For example, people with schizophrenia may believe that their thoughts are being broadcast on the radio। डेल्यूजन का मीन्स होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। क्या होता है? डेल्यूजन का मीन्स होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स। लिख लेना, फॉल्स होना, फिक्स्ड होना बिलीव्स का। उस जो पर्सन है उसमें डेल्यूजन पाया जाएगा तो उसका मतलब है कि जो पर्सन है उसके अंदर फॉल्स जो बिलीव्स है वो फिक्स फॉल्स हो गया है, फॉल्स बिलीफ है, विश्वास है वो फिक्स हो गया है। जैसे कि वो सोचेगा नहीं मैं अमिताभ बच्चन का दोस्त हूं, मेरा दोस्त अमिताभ बच्चन है, मेरी उससे बात होती है, वो मेरी सारी बातें मानता है, अगली मूवी में वो और मैं साथ में काम करेंगे। ये क्या है? ये एक डेल्यूजन है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो यह बोले कि देखो आज रेडियो पे मेरी आवाज आएगी, मैं आज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगी मेरी आवाज, आप मेरी आवाज सुनना, मैं रेडियो पे आज बोलूंगा, आज मैं टीवी में आकर इंटरव्यू दूंगा, आज शाम को मेरा टीवी में इंटरव्यू आएगा। ये क्या है? उसके अंदर जो बिलीफ्स हैं वो फॉल्स बिलीफ्स है, वो क्या हो गए हैं? फिक्स हो गए हैं।
ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कोई नेता देखा है, वो चुनाव हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या सोचता है, मैं अभी भी नेता हूं, अभी भी मैं विधायक हूं, मेरी अभी भी चलती है। देखा है, सिर्फ मेरे पास कुर्सी तो नहीं है, बाकी का तो मैं सारे काम कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि और इसके साथ डेल्यूजन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको लगता है कि उसके घर वाले उसे खाने में जहर देकर मारना चाहते हैं। आप उसे कितना भी समझा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन उसके अंदर वो फॉल्स जो बिलीफ है वो फिक्स हो गए हैं। अब उसे लगता है कि उसके घर वाले उसकी जायदाद के लिए उसे मारना चाहते हैं, उसे खाने में जहर देकर उसे मारना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बिलीफ्स हैं, वो फॉल्स बिलीफ्स है, वो क्या हो गए हैं, उसके अंदर फिक्स हो गए हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बताएं। ओके, अब वो आपसे पूछेगा डेल्यूजन का मीन्स क्या है, डेल्यूजन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है डेल्यूजन की? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, याद रखना, फॉल्स एंड परसिस्टेंट बिलीफ, फिक्स्ड बिलीफ्स। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशंस में क्या रहता है, हेल्यूसिनेशन 5 प्रकार का होता है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार से 5 प्रकार का हेल्यूसिनेशन हो सकता है। हेल्यूसिनेशंस में याद रखना, ऑब्जेक्ट जो रहता है, वस्तु जो रहती है, वो एब्सेंट होती है। ओके, हेल्यूसिनेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। जैसे कि आपने देखा कि आप जब देख रहे थे, तो आप जैसे आपने देखा कि आपके पास में ही एक एक सांप है, पास में ही कॉर्नर में क्या पड़ा हुआ है, एक स्नेक, सांप। ले आप बोल रहे हो कि देखो वहां सामने उस कॉर्नर में एक सांप है, और वहां एक सांप बैठा हुआ है, या सांप है, वो मुझे देख रहा है, मुझसे बदला लेना चाहता है। जबकि और जो आपके साथ में जो लोग हैं, उनको में से किसी को वहां पर कोई भी सांप, कोई भी स्नेक नहीं दिख रहा है। इसका मैं और अच्छा एग्जांपल देखा हूं, आपने मूवियों में देखा होगा, जो हॉरर मूवीज होती हैं, उसमें वो देखा है, जो कोई एक्ट्रेस रहती है, वो बोलती है, देखो उस दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, मुझे दिख रहा है, देखो वो मुझे देख रहा है, वो मुझे मार देगी। देखा है, लेकिन बाकी के जो लोग रहते हैं, उनको वो दिखता है क्या, कुछ नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन 5 प्रकार का होता है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार से होता है। लेकिन हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट या वस्तु है, वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपने आकाश की तरफ हाथ करके बोला, देखो देखो वो कबूतर जा रहा है, देखो वो कबूतर उड़ रहा है, वो चिट्ठी लेकर जा रहा है, वो चिट्ठी लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन आसमान में कोई भी कबूतर नहीं है। दैट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। ओके, ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखिए, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट ब्लॉकिंग एंड मेकिंग अप नॉनसेंसियल वर्ड्स। और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाएगी, स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगी, मीन्स उसके बोलने में वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बड़ा अजीब सा अटपटा लगेगा। जैसे कि डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, उसके जो थॉट्स हैं, उसके बात करने का तरीका वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, आपको बड़े अजीब और बहकी बहकी बातें लगेंगी। देखा है, बहकी बहकी बातें करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा थॉट ब्लॉक हो जाएंगे, उसके थॉट ब्लॉक हो जाएंगे, कोई नए नए थॉट उसके अंदर आएंगे ही नहीं, वो उसी बात को रिपीट करता रहेगा, नहीं उस गेट के पीछे कोई है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात, उस गेट के पीछे भूत है, वो मुझे देख रहा है, उसके पीछे वो स्नैक है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है, मुझसे बात कर रहा है, वो देखो वो रहा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। या फिर नॉनसेंसियल वर्ड्स, कुछ ऐसे नॉनसेंसियल वर्ड बोलेगा, जिन वर्ड्स का जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, ऐसे वर्डों को यूज करेगा। ठीक है, इसके साथ ही ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और इसी के साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी कैसा हो जाए, कैसा रहेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा,
वो आपसे पूछेगा कि इन द सीजोफ्रेनिया इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से सीजोफ्रेनिया में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण है जो नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए डेल्यूजन, ऑप्शन बी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ऑप्शन डी इल्यूजन। इल्यूजन है ना? तो इल्यूजन जो है वो सीजोफ्रेनिया के अंदर नहीं पाया जाता है, यहां पर सिर्फ डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस पाया जाता है, साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है जो देखने को मिलता है। अब यहाँ वर्ड आ गया एक इल्यूजन, कोई मुझे बताएगा इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन फॉल्स परसेप्शन, बट एक चीज याद रखना, इल्यूजन के अंदर जो थिंग्स जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, इल्यूजन के अंदर ऑब्जेक्ट जो थिंग जो वस्तु है वो प्रेजेंट रहती है, जबकि हेल्यूसिनेशंस के अंदर जो थिंग्स या वस्तु है वो कैसी रहती है? एब्सेंट। जैसे कि आपके हाथ में जो अभी सेल फोन है जिससे आप पढ़ रहे हो, अब आप बोलो कि ये देखो ये मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, लेकिन रियलिटी में क्या वो गुलाब का फूल है क्या? जब आप किसी भी वस्तु को, जो वस्तु है रियलिटी में जो है वो ना देखते हुए उसमें कुछ और चीज देखते हो, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। जैसे कभी कभी हमारे साथ होता है, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, समझते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा और यूनिवर्सल एग्जांपल है रोप लाइक अ स्नैक। एक रस्सी जिसको आप स्नैक समझते हो, वो क्या है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है? हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन, एंजाइटी डिसऑर्डर। इल्यूजन, जिसमें वस्तु तो होती है, थिंग्स होती है, लेकिन वो स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वो स्टिमुलाई कैसी होगी, जो है वो ना दिखते हुए हमें कुछ और लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। तो ये साइकेट्रिक के टर्म है, साइकेट्रिक के वर्ड है, साइकेट्रिक की डिजीजेज है। आपको हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन और डेल्यूजन सबसे बेसिक टर्म है, बेसिक वर्ड्स है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं पता तो अभी मैंने समझा दिया। ठीक, अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। पीटीएसडी का फुल फॉर्म बताएगा कोई मुझे? पीटीएसडी, जिसने अगर साइकेट्रिक अच्छे से पढ़ी होगी तो उसे पता होंगे ये टर्म्स, ये डिजीजेस। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक का मींस, पोस्ट का मींस क्या होता है? जो घटना बीत चुकी है वो, कि जो होने वाली है वो? बीत चुका है। देखो पूरा पूरा क्लियर होगा यहीं से। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मींस क्या है? कैसी घटना, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी घटना जो सीरियस घटना जो याद रह जाए। ठीक है, जिसको आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और आप पास्ट की जब उन घटनाओं को सोचते हो, उन ऐसे इवेंट्स को सोचते हो, तो उन्हें सोचकर आप में क्या हो जाता है? आपको क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? डिसऑर्डर। ओके, समझ में आया इतना? चलिए अब हम पढ़ते हैं पीटीएसडी क्या है, मींस ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखिए, दीज डिसऑर्डर्स यूजुअली अकर्स फॉलोइंग प्रीवियस एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक और डेंजरस इवेंट। ये किससे किससे अराइज होता है? कोई प्रीवियसली पास्ट में कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ है, कोई ट्रॉमेटिक घटना हुई है, कोई डेंजरस इवेंट हुआ है
जिसके कारण अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या फिर पीटीएसडी। ओके, द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन दिस कैटेगरी आइज, और ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स है वो कौन सा है? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हेलो, अब आप एक चीज मुझे रियलिटी में बताना, इससे पहले आपने मेंटल के ये टर्म्स इतने क्लियरली डिफाइन थे क्या जो आपने पहले पढ़ा था? बताइए जल्दी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है? तो अब मुझे ये चीज बताओ कि इससे पहले साइकेट्रिक के जो ये टर्म थे वो इतने क्लियरली डिफाइन थे क्या? आपको पता था क्या? हेल्यूसिनेशंस, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, ठीक है, इसके अलावा कंडक्टिव डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, और भी सारे जो हमने आज पढ़े हैं, ओसीडी, ये सारे पहले भी आपको पता था क्या? ठीक है, पीटीएसडी यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए, द पेशेंट कैन प्रेजेंट विथ सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स फ्रॉम द इवेंट। अब वो पास्ट में जो इवेंट या कोई डेंजरस घटना हुई है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसने, उस बच्चे ने वो अपने पेरेंट्स को खो दिया। किसको खो दिया? अपने पेरेंट्स को खो दिया और वो अनाथ हो गया, ऑर्फन हो गया। ठीक है, फिर उसकी जब देख रहा कर रहा है, जो उसका जो एज अ पेरेंट्स जो उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, जो उसको रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, ऐसे बच्चा जब अपने प्रीवियस जो पोस्ट एक्सपोजर होता है, पोस्ट जो इवेंट से या डेंजरस जो घटना हुई है, उसको जब भी याद करता है, जिसका वो स्ट्रेस में हो जाता है और स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है उसे, और इसी को हम क्या बोलेंगे फिर? कैसा, कौन सा डिसऑर्डर बोलेंगे? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। या फिर आपने देखा होगा जो रेप विक्टिम्स होती हैं जिनके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, वो भी पीटीएसडी से, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसी कोई भी गर्ल या जो है, जिनको बच्चे जो बचपन में उनके साथ कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या कोई भी ऐसा डेंजरस इवेंट हुआ है, जैसे उनका हरासमेंट हुआ है, उनके साथ बचपन में ही कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनको वो लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकती, और जब भी उन घटनाओं को वो याद करती हैं तो वो एक स्ट्रेस में चली जाती हैं। दैट इज कॉल्ड पीटीएसडी। ओके, re-experiencing symptoms from events such as flashback or recurrent upsetting dreams, upsetting memories, psychological disturbances, avoidance of stimuli associated with the traumatic events, mood change, changing a personal routine to escape having to be reminded of an event, or getting tense to the extent or make the वही symptoms है जो मैंने बताए थे सारे। They might have increased reactivity like being excessively violent, easy distractibility, irritability और even self destructive। और जब वो इस प्रकार के इवेंट्स या घटनाओं को वो याद करते हैं, जिसका वो पीटीएसडी में चले जाते हैं, तब उनके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें? उनके अंदर एक्सेसिव वायलेंट बिहेवियर देखने को मिल जाएगा, तोड़ फोड़ करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, एकदम वायलेंट बिहेवियर हो जाए, देख सकते हैं हम, उनके मिल सकता है। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, किसी भी बात पर उनको
बदल सकते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इरिटेबिलिटी पाई जाएगी, चिड़चिड़, और यहां तक कि डिप्रेसिव में सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? सेल्फ हार्म सिम्टम, जिसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे भी पीटीएस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। फिर से वो स्ट्रेस और स्ट्रेस के थ्रू डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस टाइम पर उसको उसके अंदर क्या देख सकते हैं? सेल्फ को डिस्ट्रक्शन जो वो है सिम्टम भी देख सकता है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, सुसाइड कर सकता है, ठीक है। और दिस कैन बी सीन इन पीपल हु हैव गॉन थ्रू वेरियस ट्रॉमेटिक इवेंट्स लाइक रेप, नेचुरल डिजास्टर, चाइल्ड एब्यूज और कार एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। ये मैंने आपको बताए थे कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। ओके, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, यहां पर हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज करते हैं या जिनके द्वारा जो डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आर दोज दैट अकर ड्यू टू रिकरेंट यूज ऑफ एल्कोहल and or drugs that cause dependence or significant social and functional impairment at work, school and home। मीन्स सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स है, उनका क्या रहता है, जैसे कि एल्कोहल है, कोई ड्रग्स है जिन पर हम डिपेंडेंस हो गए हैं, जिनको ले रहा है वो पेशेंट, जिसके कारण उसका सोशल एंड फंक्शनल फंक्शन है वो इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, चाहे वो वर्क हो, स्कूल हो या कॉलेज हो या होम हो, सब, ठीक है। सम ऑफ दीज आर द कॉमनली सीन इन द कम्युनिटी एज इस, और जो कुछ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं एयूडी। पहला डिसऑर्डर कौन सा है? एयूडी, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर। देखिए क्या है, द इंडिविजुअल्स हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग इनटेक ऑफ एल्कोहल एंड दे कंटिन्यू टू यूज एल्कोहल डिस्पाइट पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग। कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है, और वो क्या ले रहा है सबसे ज्यादा? एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है। एल्कोहल ड्रिंक करने के बाद उसमें क्या आ रही है? पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं ऑन द ड्रिंक, जो ड्रिंकिंग कर रहा है जिसके कारण द पर्सन डेवलप्स टॉलरेंस टू एल्कोहल एंड ड्रिंक्स द अमाउंट दैट लीड्स टू रिस्की सिचुएशंस और सफर फ्रॉम विड्रॉवल सिम्टम्स। और जिसके कारण क्या है, पर्सेंट या तो उसकी टॉलरेंस लेवल है उससे ज्यादा पी लेता है ना, या फिर उसके अंदर जब वो उसको छोड़ना चाहता है, विड्रॉल सिम्टम्स उसके अंदर दिखते हैं जब वो अल्कोहल को क्या करता है, क्वाइट करता है या बंद करने की कोशिश करता है, तब उसमें बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से विड्रॉल सिम्टम्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो अल्कोहल एयूडी वाला पेशेंट होता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वाला कोई पेशेंट होता है, और जब वो अल्कोहल को छोड़ता है, अवॉइड करता है, तो उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स देखने। अब वो आपको एग्जांपल दे देगा कि इनमें से कौन सा सिम्टम उसमें देखने को मिलता है या इनमें से कौन सा सिम्टम उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो विड्रॉल सिम्टम कौन कौन से होते हैं, याद रखना, देख लो। पहला है फॉरगेटफुलनेस। पहला सिम्टम कौन सा है? फॉरगेटफुलनेस, वो भूल जाएगा, भूलने लगेगा। ट्रिमर्स आने लगे हाथ पैरों में, झंझनाहट सी होने लगी, ट्रिमर्स आएंगे उसको, ठीक है, झटके। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, किसी भी चीज पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा किसी भी काम में, किसी चीज में, बस उसको तलब लगेगी, जिसे हम बोलते हैं तलब, है ना। गाना सुना है, तलब है तू, तू है नशा। इसी प्रकार से उसे भी तलब है, किस चीज की? शराब की, एल्कोहल की, नशे की। हर किसी को किसी ना किसी चीज की तलब होती है, किसी को पढ़ाई की, किसी को पैसे की, किसी को हर चीज की, किसी न किसी को हर अपनी अपनी फील्ड में जिसकी जैसी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उस चीज की तलब होती है। अगर उसे वो चीज मिल जाए फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, वो उसी में लगा रहेगा, है ना।
जैसे एक शराबी है, उसको आप कुछ मत दो, बस उसको शराब की बोतल है या अल्कोहल की बोतल ला के दे दो, तो वो दिन भर पीता रहेगा, बैठा बैठा पीता रहेगा कि नहीं? ये उसको क्या है, तलब है ना? जैसे कि घर में जो कुछ लेडीज होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर मिलता रहे खाने के लिए, उन्हें कोई काम ना करना पड़े और पैसे मिलते रहे उन्हें। पर डे आए हस्बैंड और उनको क्या दे दे, लो आज 5,000, आज 3,000, 2,000, तो ये उनको तलाव है, वो पैसे देखती रहेंगी, गिनती रहेंगी, और दिन में कम से कम 5 बार वो उन पैसों को गिनेंगी कि कम तो नहीं हो गए। ऐसा है या नहीं है ना? तो तलब होती है हर चीज की, ऐसे ही उससे भी होती है। आप जब कोई भी चीज है, आपने किसी भी चीज की आपको जब तलब है, तो उसको आप छोड़ोगे तो आप में कुछ विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो एल्कोहल वाला पेशेंट हो, तो उसमें विड्रॉल सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, फॉरगेटफुलनेस रहेगी, ठीक है, ट्रिमर्स उसको देखने के मिलेंगे। इसके अलावा उसमें क्या रहेगी, इनेबिलिटी रहेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी वर्क में, किसी भी काम में। इसके अलावा और क्या रहेगा, डेल्यूजन उसे देखने को मिलेगा। अब डेल्यूजन आ गया, डेल्यूजन में क्या होता है, वेरी गुड, वाह गुप्ता जी, मजा बांध दिया। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स जो मैंने अभी बताए थे, अब उसको अपने घर वाले वही उसे दुश्मन लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी तलब को क्या कर रहे हैं, पूरा नहीं करने दे रहे, उसे अब वो दुश्मन लगेंगे बहुत ज्यादा। वो बोलेंगे ये मुझे चाहती नहीं है मैं जिंदा रहूं, ये चाहती नहीं है मैं खुश रहूं, मेरी जिंदगी में ग्रहण बन गए हैं ये। इस प्रकार के उसके फॉल्स जो फिक्स बिलीव हो जाएंगे। समझ में आया? एंड हेल्यूसिनेशंस भी देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है। बेचारा पानी की बोतल को देख रहा है, सोच रहा है इसमें ही शराब भरी हो, है ना? उसे लगेगा इस बोतल को पी के देख लेता हूं, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, है ना गुप्ता जी? क्या गुप्ता जी, है ना? सोचेगा वो बेचारा चखने में कुछ नहीं है, पकौड़ी बन जाए, बीवी वो भी नहीं बना के दे रही। तो उसमें हेल्यूसिनेशंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा इन द केस ऑफ एब्सटिनेंस, और ये सिम्टम्स उसे कब देखने को मिलेंगे, विड्रॉल सिम्टम कब देखने को मिलते हैं, जब वो उसको क्या करेगा, एब्सटिनेंस करेगा। एब्सटिनेंस का मीन्स होता है छोड़ना, बंद करना, ठीक है। आगे देखिए, excessive use of alcohol can predispose an individual for developing a variety of social and health problems besides those associated with intoxication and withdrawal। और excessive जो alcohol का use करते हैं, वो predispose an individual to developing, और बहुत सारे social and health problems arise हो जाती हैं उसके अंदर, है ना? और इसके साथ ही intoxication हो सकता है और withdrawal symptoms देखने को मिल सकते हैं जब वो withdrawal करता है, ठीक है। Besides environmental factors like availability, peer pressure, maladjustment to the stress, genetics has also been shown in the risk factor for the development of an AUD। और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और कब देखने को मिलता है, जब क्या क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल अवेलेबिलिटी कैसी है, वो किस प्रकार के माहौल में रहता है, ठीक है। पीर प्रेशर, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपने एक सुना होगा संगत का असर, सुना है कहावत? हाँ, तो जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मैं उसके साथ 5 साल से रह रहा हूं लेकिन मेरे तो अंदर कुछ भी नहीं दिखता। ये सिर्फ बोलने की बात है। अगर आप चोर के साथ रहोगे, चोरों के साथ रहोगे, तो आपको लोग चोरी समझेंगे, चाहे आप चोरी करो या ना करो। राइट और रॉन्ग? इसी प्रकार से उसका पीर प्रेशर किस प्रकार का है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसे है, नहीं अपना भाई भी थोड़ा सा तो लेगा, आज आज भाभी घर पर नहीं है, इस प्रकार का पीर प्रेशर बनाते हैं ना। भाई अपना भाई की जान है, अपनी भाई की बात नहीं मानेगा, इस प्रकार का पीर प्रेशर, ठीक है। इसके साथ ही क्या रहेगा, और देखिए माल एडजस्टमेंट है, वो अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस को क्या नहीं कर पा रहा है, उसके साथ डील नहीं कर पा रहा है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको डील नहीं कर पा रहा है, वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहा है, तब वो सोचता है कि चलो 2 घुट मार लेता हूं, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, है ना। इसके साथ ही जेनेटिकल है, अगर किसी में जेनेटिकली उसके दादा परदादा पहले से ही बहुत ज्यादा थे, है ना, तो उसमें जेनेटिकल भी ये चीज देखने को मिलती है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। क्लियर हुआ सभी को? हेलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं। तो कल हम पढ़ेंगे टबैको यूज डिसऑर्डर्स। ठीक है, आज की क्लास हम